Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, our today's topic is selection. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन होता क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं पढ़ा हुआ है या आपको रिक्रूटमेंट नहीं पता है कि क्या होता है तो हम सिलेक्शन नहीं पढ़ सकते। तो बिफोर डूइंग द सिलेक्शन टॉपिक हमें रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। फाइन, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में सिर्फ इलाबोरेट करती हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते थे, हम रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसके लिए एनकरेज करते थे कि वो अप्लाई करें। फाइन, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता था, सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, हम वहाँ सर्च करते थे। ठीक है, सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ होता था, हमें लगता था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने चाहिए हमारे पास। अब जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई हो गया सबका, तो अब हमें एक बेस्ट को शॉर्टलिस्ट करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली सिलेक्शन होता ही यही है कि हमें क्या करना है कि आउट ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हुए हैं उनमें से एक बेस्ट को चूज करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है। देखो, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने देखो, हमने एक वैकेंसी को एडवर्टाइज किया। ठीक है, न्यूज़पेपर में डाला या फिर अपनी वेबसाइट पे लगाया। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हम जहाँ से अपने कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं। अब जब हमने इतने सारे सोर्सेज में अप्लाई वैकेंसी डाली थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया होगा। ठीक है, अब जब इतने सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया तो ज़रूरी थोड़ा है कि हर कैंडिडेट सूटेबल भी होगा और हर कैंडिडेट को मतलब एलिजिबल भी है अप्लाई करने के लिए। हम तो ऐसे रेंडमली अप्लाई भी कर देते हैं कई बार लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो इतने सारे रिज्यूम्स हमारे पास आ गए हैं उसमें से एक बेस्ट को चूज़ करना है। दैट इज़ बेसिकली सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है और बेस्ट पर्सन को चूज करना है आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मीन जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया है, जो हमारे पास अपना रिज्यूम लेके आए हैं। ठीक है, किसी भी सोर्स से हमें उसमें से एक बेस्ट को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है उसको चूज करना है। अब जितना आसानी से मैंने बोल दिया कि सिलेक्शन इज टू चूज द बेस्ट पर्सन, कि इतना ईजी होगा? ऑब्वियसली नहीं। कितने सारे कैंडिडेट जब हमारे पास अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें उसमें से क्या करना होगा, हमें सबको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से रिज्यूम्स काम के हैं। ठीक है, फिर हम उनको बुलाएंगे, फिर वो इंटरव्यूज़ देंगे, फिर हम उनको जज करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाकी सारे क्राइटेरियाज़ को देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन की सब सिचुएशंस को या अपने कैंडिडेट्स की जब एक्सपेक्टेशन को सब कुछ देखने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एक को फाइनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन जितना हमें बोलने में इजी लग रहा है उतना इजी प्रोसेस होता नहीं है जब ये प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने हमें, हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से भी, और हमें पता भी होना चाहिए कि सिलेक्शन किस किस बेसिस पे होता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम सब जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से हम लोग क्रॉस होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का वो सिमिलर होता है। बट येस, कई बार ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप्स मतलब वेरी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन 2-3 बार आपका इंटरव्यू ले रही है, और कई कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती होंगी जो एक मतलब 2 या राउंड में या 1 राउंड में ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन आल्सो एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कि वो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कितना लेंथी है, किस तरीके से रख रहे हैं। बट ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखो, अब हम सिलेक्शन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग करना मतलब छांटना। ठीक है, अब देखो इतने सारे रिज्यूम्स मेरे पास आए हैं, तो अब जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास 1000 रिज्यूम्स आए हैं तो मैं उन 1000 कैंडिडेट्स को बुलाऊंगी, फिर उनको देखूंगी कि कौन सा सुटेबल है, कौन सा किसको हम आगे लेके जा सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए, या किसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को बुलाने से पहले कंपनी क्या करती है, रिज्यूम्स को ही शॉर्टलिस्ट करती है। रिज्यूम्स को ही शॉर्टलिस्ट करना मतलब, सपोज एग्जांपल लो, मैंने बोला कि मेरी वैकेंसी के लिए, ठीक है, सपोज मैं एक मैनेजर की वैकेंसी के लिए हायरिंग चल रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट तुम्हारे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है और फिर भी तुमने अप्लाई कर दिया। तुम तो अप्लाई कर सकते हो, है ना, अप्लाई तो हम कर ही देते हैं जनरली, हमें लगता है मे बी लक हो और हमारा हो जाए उसमें।
और कर भी देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कंपनी का अगर फिक्स रूल है कि उसको मिनिमम 6 to 7 एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करेगी, हमारे रिज्यूम को हटा देगी। वो उसको लगेगा कि नहीं, इनके पास तो 4 to 5 का एक्सपीरियंस है, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, तो उसको हटा देगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर डिग्री जो होती है वो नेसेसरी होती है, ठीक है, और अगर आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री नहीं है तो भी आपके रिज्यूम को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को हमें अपने पास बुलाना है, जिन्होंने अप्लाई हमारे पास किया उनमें से हम बेसिकली उनके रिज्यूम्स को ही हटा देते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। और जैसे सपोज 1000 लोगों ने मेरे पास अप्लाई किया था, ठीक है, मैंने देखा कि 500 तो रिज्यूम ही ऐसे हैं जो काम के ही नहीं है, मतलब जो हमारे हमारे जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आते ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उनको शुरू में ही हटा देंगे। फाइन, शुरू में ही हटा देंगे, मतलब मुझे पता चल गया कि अब मुझे इन 500 में से बाकी जो बचे हुए 500 है उनमें से आगे अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब फर्स्ट पॉइंट होने के बाद हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब कंपनी क्या करेगी, सिलेक्शन टेस्ट लेगी। जैसे सपोज हो सकता है कई बार इसको फ़ोन पे ले लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया फर्स्ट राउंड में, जहाँ पे आपसे आपका बेसिक पूछा गया, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन लिया गया, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है उसको चेक किया गया। तो सिलेक्शन टेस्ट में क्या किया जाता है, आपकी बेसिक पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, जिसमें सिर्फ आपका एक बेसिक सा राउंड होता है, जहाँ पे आपका एक आपको आपको बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फाइन, अगर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है, आपने किस तरीके का, अगर आप वहाँ पे फेस टू फेस देने जा रहे हो तो किस तरीके का आपने ड्रेसअप किया है, ठीक है। ये सब चीज़ों को नोटिस किया जाता है, जैसे जिसको बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो इसमें आपको नोटिस किया जाता है, इसमें आपको उस तरीके से जज किया जाता है। तो सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, आपकी बेसिक स्क्रीनिंग, आपका बेसिक आपको जज किया जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी है, आप कैसे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप बोल भी पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, आप आई कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड इज, अगर आप उसमें भी क्लियर हो जाते हो, ठीक है, तो आप थर्ड पॉइंट पे जाओगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब ये क्या होगा आपका, ये आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, जिसमें आप जिस फील्ड पे काम करने वाले हो या जिस भी पोजीशन के लिए काम करने वाले हो, उस पोजीशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, आपको उसकी कितनी नॉलेज है वो पूछा जाएगा, आप किस प्रोफाइल पे पहले काम कर रहे थे आपको उस प्रोफाइल को पूछा जाएगा। दैट मीन्स आपको देखा जाएगा कि आप उस रोल के लिए सुटेबल भी हो, हो सकता है आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, हो सकता है आपका सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वही एग्जैक्ट मैच नहीं करती जिस जिस पोजीशन के लिए आपको बुलाया गया है, ठीक है। तो आपको जब आपसे बात की जा रही है तो जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, या जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको लगेगा, वो समझेगा कि एक पर्सन हमारे इस प्रोसेस में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये आपका थर्ड राउंड होता है, दैट इज जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जहाँ पे आपका बेसिक आपका आपका एप्टीट्यूड कैसा है या आपकी नॉलेज कैसी है उसको जज किया जाता है। नाउ इफ यू हैव क्लियर्ड योर दिस राउंड ऑल्सो, देन यू मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब देखो, अब आपका कई बार आपने देखा भी होगा, मे बी अगर आप कभी इंटरव्यू देने गए होगे आपने सुना होगा, तो कई बार ऐसा पूछते हैं का इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, या आपके उसमें लिखा रहता है कि कोई रेफरेंस है आपका। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जिससे हम जान सकते हैं कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, या यस इसने यहाँ पे काम किया। सपोज मैं बोलूँ कि मैंने इससे पहले टीसीएस पे काम किया है, जहाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आई हूँ, उससे पहले मैं टीसीएस में काम करती थी। तो मैंने अगर बोला हुआ है, मतलब मैंने उसमें रिज्यूम में लिखा है कि आई हैव वर्क विद टीसीएस, तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप किसका रेफरेंस वहाँ पे दे सकते हो। तो वहाँ पे उनसे उस रेफरेंस के थ्रू आपको चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है ये कैसा है, ये अच्छा काम करता है या नहीं करता, या ये सुटेबल है या नहीं है। तो रेफरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। रेफरेंस से आपके जो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया, आपने बोल दिया कि नहीं कोई रेफरेंस नहीं है, तो कैंडिडेट के लिए एक नेगेटिव सी इमेज बन जाती है कि मतलब इतने लोग वहाँ पे काम करते होंगे, क्या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका ये रेफरेंस दे सकते हैं, तो मतलब इनकी वहाँ पे बनती भी थी या नहीं बनती थी, किस तरीके के ये वहाँ पे एम्प्लॉय रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। तो रेफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ से एक इंटरव्यूअर आपको चेक करता है, या फिर वो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो वहाँ से ले सकता है। तो नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। नाउ बेस्ड ऑन योर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बेस्ड ऑन योर रेफरेंस, या बेस्ड ऑन योर जो भी आपकी नॉलेज थी, उन सबके बेसिस पे अब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि यस ये एम्प्लॉय जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अगर हमें लगता है कि यस एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन का
सिलेक्शन डिसीजन अगर आपने ले लिया कि ये सूटेबल है, तो उसका आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई अनहेल्दी एम्प्लॉय काम करने के लिए आ जाए, है ना। आज मैंने जॉब ज्वाइन किया, मैं 2 दिन बाद बोल रही हूँ आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ, फिर 2 दिन बाद मैं बोल रही हूँ आज मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो कोई भी जो पर्सन जो है वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वहाँ पे हायर नहीं करना चाहेगी। तो इसलिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, जहाँ पे आपका हेल्थ चेकअप का पूरा रिपोर्ट उनको सबमिट किया जाता है कि यस दिस पर्सन इज फिट एंड फाइन टू वर्क। ठीक है, अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर आ जाता है, मेडिकली अगर आप फिट साउंड हो जाते हो, तो अब आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, नाउ यू हैव बीन सेलेक्टेड, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एंड जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो साइन हो जाता है। अब आप साइन करते हो, जैसे सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन हो सकती है कि 2 साल तक आप लीव नहीं करोगे, या अगर आपको छोड़ के जाना है तो आपको 2 महीने का 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर लिखी होती है। तो इसलिए हमें उसे केयरफुली पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद ही उसे साइन करना चाहिए कि ये हाँ ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है वो मैं पूरी करूंगा या करूंगी। तो उसके बाद यू विल साइन द अपॉइंटमेंट लेटर, और तब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन जाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी सारी भीड़ में से एक ऐसे ही हम रैंडम किसी भी पर्सन को नहीं उठा सकते, हमें एक प्रॉपर एक प्रोसेस से क्रॉस होना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वाला एम्प्लॉय सुटेबल होगा, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, फिर जो इन सब में से हमारे सारे क्राइटेरिया को मैच करेगा उसको हम क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, और वो एम्प्लॉय जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब इन सब में से वो जो है वो राजा बन गया, उसको चूज कर लिया गया, वो जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होगा। ठीक है, तो होप सिलेक्शन का प्रोसेस एंड सिलेक्शन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।